हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो जो भी संधारित्र पर आवेश होता है उसके व्यंजक कहिए या सूत्र कहिए, या आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरह मैथ में होता है a+b², ठीक उसी तरह फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न होता है जिसको फार्मूला यानी कि सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। तो जो संधारित्र पर आवेश होता है उसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए E=12 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि संधारित्र की जो धारिता होता है उसके व्यंजक किस फार्मूला द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये E बराबर हो जाएगा ½ आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन दिया है +10 कूलम आवेश, माइक्रो कूलम आवेश, इसको माइक्रो कूलम पढ़ा जाता है। तो 10 माइक्रो कूलम आवेश और -10 माइक्रो कूलम आवेश, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। दो बिंदुओं के आवेश वायु के परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ भी जो दो बिंदुओं के बीच जो आवेश होता है उसे आप लोग नॉर्मल फार्मूला वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। लेकिन एक और सूत्र आप लोग जानते होंगे, होता है Q1 Q2 बटा R² होता है। तो इस फार्मूला से जब आप निकालिएगा, इसमें 1/4 एप्सिलॉन का मान भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 9 × 10⁻⁹ कूलम इसका होता है वैल्यू। तो दूसरा क्वेश्चन का जब इस फार्मूला से सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर C हो जाएगा। यह खास करके रटने वाला नहीं है। आप लोग न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, बेसिक से फिजिक्स पढ़े होंगे तभी बनेगा, अन्यथा यह समझ में नहीं आया होगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सेल का जो विद्युतवाहक बल होता है उसको कैसे मापा जाता है या क्या चीज़ में मापा जाता है। जिस तरह मान लीजिए चावल को मापा जाता है केजी में, तेल या दूध होगा उसको लीटर में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो आवेश होता है उसको क्या चीज़ में मापा जाता है, कूलम में मापा जाता है। लेकिन जो सेल का विद्युतवाहक बल है उसको वोल्ट मीटर द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका 3 का जो राइट होगा वह A नंबर हो जाएगा। आगे दिया है चौथा क्वेश्चन कि आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी धारावाही चालक में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है, यानी कि धारा के प्रवाह में जो विद्युत उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबक 3 प्रकार के होता है, यानी चुंबक की बात की जाए तो चुंबक 3 प्रकार के होता है। एक अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है और एक लौह चुंबकीय होता है। सबका अलग अलग गुण होता है। इसमें आकर्षण गुण बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा अधिक होता है। सबसे प्रबल जो होता है चुंबक वह लौह चुंबकीय पदार्थ जो बनाया जाता है, निकेल, कोबाल्ट, आयरन इत्यादि से जो चुंबक बनाया जाता है वही होता है सबसे प्रबल चुंबक। ये सब अस्थायी चुंबक होता है या विद्युत चुंबक होता है। तो बोल रहा है शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो चुंबक का कौन ऐसा प्रकार है जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है। यही क्वेश्चन है कि शैथिल्य प्रदर्शित कौन करता है। तो इसका राइट जो आंसर है वह लौह चुंबकीय हो जाएगा। लौह चुंबकीय जो होता है शैथिल्य प्रदर्शित करता है। यह भी डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में।
छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार किसने किया था। जो विद्युत में चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है उसका आविष्कार किसने किया था। आप देखे होंगे जब किसी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उसके आसपास में कोई चुंबक लेकर जाएगा तो एक उसमें कंपन महसूस होता है या तार में भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट रहता है, यानी कि वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका खोज सबसे पहले किसने किया या इसका आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो आविष्कार है वह फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है जिस पर 11,000, 10,000, 22,000 वोल्ट का जो करंट आता है उसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो काम क्या करता है, जब विद्युत गृह से यानी जहाँ से बिजली पैदा किया जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली को भेजा जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज एसी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा धारा आएगा तो उसको रोक कर बहुत कम में भेजेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि एसी को घटाने या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म या किरण कौन सी होती है। तो जब कुहरा यानी कि जो कुहासा होता है उसमें भी फ़ोटो साफ खींचने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो 7-8 प्रकार के परावैंगनिक किरण होता है, दृश्य किरण होता है, अवरक्त किरण होता है, सूक्ष्म तरंगे होता है, परावैंगनिक किरण होता है। तो किस किरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कुहासे में फोटोग्राफी के लिए, कुहासे में भी बहुत साफ सुथरा फोटो खींचने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का प्रयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, कुहरे में फोटोग्राफी के लिए। आप लोग देखेंगे एक लेजर लाइट होता है जिसका प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी होता है, यानी कि बहुत दूर तक जाता है और उसका जो प्रकाश होता है वह फैल नहीं पाता है। लेकिन फोटोग्राफी में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है कुहरे में फोटोग्राफी के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है एक मध्य से दूसरे मध्य में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इसमें दो चीज़ में आदमी कंफ्यूज रहता है कि अपवर्तन होता कि परिवर्तन होगा। जब माध्यम एक होगा, जब माध्यम एक होगा, मान लीजिए कि यह शीशा है, यहाँ से आया प्रकाश और यहीं से लौट गया, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रवेश न किया और मुड़ गया, उसको कहते हैं परिवर्तन। लेकिन जब एक माध्यम में घुस जाएगा, मान लीजिए यह कांच है और इधर जल है तो दूसरा माध्यम है, इस माध्यम को पार करके अगर थोड़ा विचलित होगा तो इसको कहते हैं अपवर्तन। तो बोल रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि दूसरा माध्यम में चला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोग होता है, जैसे कि पानी में एक सिक्के को डालकर देखिएगा तो वह थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, पानी में किसी लकड़ी या छड़ी को डालकर देखिएगा तो थोड़ा टेढ़ा मीठा दिखाई देगा। यह सब क्या चीज़ के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। या तारे टिमटिमाते नजर आते हैं तो यह भी क्या चीज़ के कारण, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरण मुड़ जाती हैं, किरण के इस मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर बोलेगा कि लौट आता है एक ही माध्यम से टकरा कर तो उसे परावर्तन कहा जाता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है नाभिक के मिलने से एक नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इस दो इसमें चीज़ होता है, जब कोई मान लीजिए बड़ा नाभिक है और यह टूटेगा तो छोट छोट नाभिकों में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, और जब यह विखंडित होता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ नाभिक क्या होता है, छोटे छोटे होता है, जब वो एक जगह मिलेगा तो मिलने का जो घटना है अगर एक जगह इकट्ठा होगा तो उसको संलयन कहा जाता है, यानी कि संलयन कहा जाता है। और जब ब्लास्ट हो जाएगा उसको क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। जैसे परमाणु बम विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसमें पूछ रहा है कि नाभिक के मिलने यानी कि एक जगह नाभिक क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। लेकिन कहेगा जब नाभिक जो है विस्फोट करके छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुआ तो इसको कहेंगे नाभिकीय विखंडन। अगर पूछ देगा परमाणु बम किस पर आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है।
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें मिलने की बात बोल रहा है कि नाभि के मिलने, नए नाभि के बनने और ऊर्जा विमुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोग कपड़ा को मीटर में मापते हैं, मीटर इसका मात्रा हो गया। बहुत ज़्यादा दूरी होता है उसको किलोमीटर में मापा जाता है, उसको किलोमीटर में मापा जाता है, कितना किलोमीटर है। अगर बहुत छोट दूरी है तो उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है। तो किलोवाट जो घंटा है वह ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या चीज़ का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। आगे बोल रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध क्या होता है। किसी धारावाही चालक में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो मानव शरीर का भी कुछ प्रतिरोध होता है जिसे वैज्ञानिकों ने गणना किया है। तो यहाँ जो होता है 50,000 होता है, 50,000 ओम होता है। यानी कि यहाँ सब जगह ओम होगा। टाइपिंग करने में थोड़ा इस तरह का सिंबल नहीं मिल पाता है, ये ओम का सिंबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 50,000 2 नहीं होगा, केवल 50,000 होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। आगे दिया है, यह भी न्यूमेरिकल है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लड़का पढ़ा होगा यह न्यूमेरिकल का जो भी फॉर्मूला है उसको याद होगा करेंट चैप्टर से, तो इसको बना लेगा। और इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पूछ रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तल से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो कार्य क्या होगा। तो यहाँ सब कुछ दे दिया है, आई बराबर दे दिया है, एम्पियर दे दिया है 10, उसके बाद यहाँ समय दे दिया है 10 सेकेंड, उसके बाद वोल्ट दे दिया है, यानी वी बराबर दे दिया है 15। तो की बराबर VIT होता है, की बराबर VIT। यहाँ सबको अब गुना करिएगा, 10 गुने 10 गुने 15, तो हो जाएगा 15 पर डबल 0 जूल, यानी कि 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल ही है। इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है, लेकिन आप डिटेल से पढ़े होंगे फिर तभी आप बना पाइएगा, अन्यथा यहाँ रटने वाला नहीं है। और सब क्वेश्चन है इसको आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये सब डाटा वेरी करता रहता है। यानी कि जिस तरह हम डाटा यहाँ लेकर आए हैं, हो सकता है यह आए या डाटा यहाँ बदल दे, यहाँ 40 कर दे, तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए डिटेल्स में पढ़े होंगे तभी आप इसको बना पाइएगा। इसका 28 जूल आंसर हो जाएगा। H बराबर होता है I²RT। इस फार्मूला से आप निकालिएगा, याद होगा तो निकालिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को 50 पूछा जाएगा या 55, उसमें से 35 का ही जवाब देना रहता है। तो आप लोग जो भी न्यूमेरिकल होगा जो आप नहीं पढ़े उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप या छोड़ सकते हैं। जैसे 17 नंबर भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल हम लेकर आए क्योंकि जो बच्चा डिटेल से पढ़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लड़का है जो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं, जो अच्छा मार्क्स लाते हैं 70-80%, उनके लिए सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो और लड़कों से क्या करता है, आगे निकाल देता है। क्योंकि बहुत सारे लड़का इस सब क्वेश्चन को स्किप कर देता है अथवा छोड़ देता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए क्षेत्रफल अरे वृत्तीय पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस परिपथ में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है वह 2B हो जाएगा, ए पर 3/2 और म्यू पर √x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूले होता है, जिस तरह मैथ में फार्मूला होता है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 √x होता है। ठीक उसी तरह यह सब फार्मूला है, यह याद करना ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तभी हम बताए हैं विभवमापी क्या है, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको दो बिंदुओं के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसको विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर विभवमापी का संवेदनशीलता बढ़ाना है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, तो यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है कि विभव या होल मोबाइल आवेश वाहक होता है, तो यह फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। आगे दिया है 22 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ परिभाषा क्या होता है। तो कुछ जो परिभाषा है उसको आप सूत्र के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि बल बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, इस तरह होता है, उसी को आदमी थ्योरी में लिख देता है। तो ये भी पूछ रहा है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ को आप कैसे सूत्र के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके परिभाषित आप कर सकते हैं, इसका होता है IC बट्टा IE द्वारा, यानी कि होता है IC बट्टा IE, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ बीच में बट्टा है, इस तरह रहता है, उसको बट्टा ही बोला जाता है। आगे 24 नंबर दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचारित की दिशा क्या होती है। तो ई सदिश गुणे बी सदिश के समानांतर यह होता है। इस पर तीर का निशान होता है, उसको वेक्टर इंग्लिश में और हिंदी में सदिश कहा जाता है। यह अपने डायरेक्शन को दर्शाता है, क्योंकि इस क्वांटिटी के पास क्या है, डायरेक्शन और दिशा दोनों है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होती है, ई सदिश गुणे बी सदिश के समानांतर होता है। आगे दिए हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस दूरी बराबर r/2 हो जाता है, ये बराबर r/2, तो यहाँ 2r इस तरह हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या है। तो अभी हम बताए हैं कि यह सब अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसी पात्र में अगर कोई सिक्का इस तरह डाल दीजिएगा, इसमें पानी भर दीजिएगा, थोड़ा उठा हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। यह सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। या तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आप लोग देखते होंगे जो चश्मा उसमें आता है, उसमें क्या चीज़, लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसका क्षमता क्या चीज़ है, मापा जाता है। तो डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है कि जिसका आँख ज़्यादा खराब होता है, अधिक डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ता है, तो उसी को लेंस बोला जाता है। तो लेंस का क्षमता क्या चीज़ में मापा जाता है, तो डायोप्टर में इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आगे दिया है एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो यहाँ भी फार्मूला पढ़े होंगे सही से, तब बना पाइएगा, अन्यथा यह नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका डाटा क्या वेरी करता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न दिशाओं में कर्णीय की वक्रता त्रिज्या समानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। दोष 4 प्रकार के होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, एक और अबिंदुवाता दोष होता है। तो बोल रहा है कि किसी कर्णीय की वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, अबिंदुवाता दोष कहा जाता है। तो चलिए लास्ट तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।